हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10 होगा। लेक्चर नंबर 10 में अगर बात करें तो जो हमारा डिस्कशन का मेन मुद्दा ये है कि जो एप्लीकेशन हम देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एसोसिएटेड कई सारी बातें थी। उसका एप्लीकेशन मेन चीज़ है ना, कि उसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस टाइप का एप्लीकेशन हमें दिखता है, तो हम बात करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर देखें तो काफ़ी जगह एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए एक छोटा सा और बात कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज दैट दिया हुआ है कि कंडीशन फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, हेडिंग मैं डालता हूँ यहाँ पे, कंडीशन फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन to get factorized into two linear factors. To get factorized into two linear factors. दो लिनियर फैक्टर्स में अगर फैक्टराइज होने के लिए अगर कंडीशन फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ हमें देखना है। तो सबसे पहली बात तो जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इसको आप याद रख लीजिए क्योंकि ये आपके जीवन में कई बार दिखेगा। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है? तो ये होता है दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2h xy प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। इसमें कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? तो कांस्टेंट है यहाँ पे ए बी और सी एफ जी एच, कुल मिला के 6 कॉन्स्टेंट्स आर देयर। मतलब ए बी एंड सी एंड एफ जी और एच है कि नहीं? तो ये चीज़ है। अब ये 6 कांस्टेंट में क्या रिलेशन होना चाहिए कि अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये क्या हो, दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाए। अब लीनियर फैक्टर्स का भी हम रियल फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, रियल लीनियर फैक्टर्स नहीं, सीधा लीनियर फैक्टर का यहाँ पे कंडीशन है। ओनली लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, चलो इसको देखते हैं बच्चों। तो लेट अस डू हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक बार फिर लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2h xy प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक बनाएं, अगर वाई स्क्वायर में या एक्स स्क्वायर में, तो क्वाड्रेटिक अगर बनाएंगे एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट अगर इकट्ठा करेंगे तो 2 टाइम्स एच वाई यहाँ से आएगा और प्लस ऑफ 2g तो ऑलरेडी बाहर, 2 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा, है कि नहीं, ये एक्स। नाउ प्लस बाकी सब सारे टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अब इसमें से अगर x का वैल्यू निकाले तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एच वाई प्लस ऑफ जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ ये एच वाई प्लस ऑफ जी, इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a टाइम्स में क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c, ये हो जाएगा, है कि नहीं। अपन नीचे अगर देखें तो नीचे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इसमें अगर देखें तो 2 यहाँ 4 बाहर निकलेगा, 2 यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ दिस इज एच वाई प्लस ऑफ जी एंड प्लस माइनस ये अंडर रूट ऑफ क्या होगा दिस इज एच वाई प्लस ऑफ जी, इसका होल स्क्वायर और माइनस में a टाइम्स ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c, और फिर नीचे में क्या आएगा a आएगा। ये ठीक बात है क्या? अब a से डिवाइड किया है तो इसका मतलब पहले यहाँ पे कसम खाना पड़ेगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो ये x में क्वाड्रेटिक मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज होने के लिए ये है
मतलब कि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट्स है, y का कॉफिशिएंट, यहाँ पे जितने एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, y का सारा x और y का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, खैर डिग्री पावर की बात करें, पावर्स 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में फंसा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दिखेगा x इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एच वाई प्लस ऑफ जी प्लस माइनस ये अंडर रूट ऑफ ये एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, ये वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, और y का कॉफिशिएंट देखे तो यहाँ से 2gh दिखेगा, है कि नहीं, 2gh दिखेगा, तो y का कॉफिशिएंट तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ gh माइनस ऑफ क्या होगा af, gh माइनस ऑफ af, ये y का कॉफिशिएंट हो गया। नाउ प्लस, अब देखना है कि कांस्टेंट टर्म क्या बच रहा है, तो कांस्टेंट टर्म जी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी बच रहा है, तो दिस इज जी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी। अपन नीचे अगर बात करें तो नीचे क्या है, दिस इज ए है। इज दैट क्लियर? अब समझने की बात यह है बच्चों कि ये जो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट में ये क्वाड्रेटिक है, y में एक क्वाड्रेटिक है, तो y में अगर ये क्वाड्रेटिक जो बन रहा है, अब इसके दोनों रूट इक्वल होने चाहिए, तभी ये होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और रूट बाहर आ जाएगा, तभी ये y में लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा। तो अब इसके लिए जो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, ये अंडर रूट में जो मसाला है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट जो है, दिस मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको अगर हम कुछ नाम दे दें, लेट सपोज दैट इस तरीके का, ये जो d है, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक का जो d है कि नहीं, तो d इक्वल टू क्या होना चाहिए, d1 बोल देते हैं, तो दिस इज एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इंटू वाई स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स क्या है, दिस इज जी एच माइनस ऑफ ए एफ इंटू वाई प्लस ऑफ दिस इज जी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी। ये एक्सप्रेशन है, दिस मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर टू, ठीक है। तो D1 मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो D1 मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो क्वांटिटी है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक मेंटेन आना चाहिए, फॉर दैट तो पहला कसम तो यही खाना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक मेंटेन रहे, है कि नहीं। तो D1 का वैल्यू फिर लिखना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इंटू में क्या था, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, gh माइनस ऑफ ए एफ, दिस इज gh माइनस ऑफ ए एफ, है कि नहीं, एंड दिस इज y एंड g स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी, जी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी। अब इसका अगर d निकालेंगे, इसका d इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g ऑफ h माइनस ऑफ ए एफ, इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स, है कि नहीं, ये 2 टाइम्स भी था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 2 का फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा दिस विल बी, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल बी 4 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इंटू जी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी। अब ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2a एफ जी एच, फिर माइनस टाइम्स ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो g इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए सी एच स्क्वायर, फिर माइनस ए बी जी स्क्वायर, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टाइम्स में ए स्क्वायर बी सी, दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। नाउ सी हियर, अब ये जो टर्म है और ये जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं, तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से जितने भी एक्सप्रेशन सब में से ए कॉमन आएगा, तो ए बाहर निकाल लेते हैं, तो ए जैसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए एफ स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पे देखने की बात है 2f जी एच, तो माइनस 2f जी एच, फिर यहाँ से प्लस सी एच स्क्वायर, फिर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा ये, दिस इज बी जी स्क्वायर, और फिर माइनस ऑफ ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्लस वाले टर्म को एक तरफ अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो एक चीज जो हमने कसम खाया था पहले कि a इज नॉट इक्वल टू 0, इस दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना है,
तो ये तभी होगा जब ये क्वांटिटी जीरो होगा, इसी को हम डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमें ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस ऑफ BG स्क्वायर माइनस ऑफ CH स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यही डेल्टा का जो एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा ऑफ दैट जनरल सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन। तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बच्चों आगे दिखेगा, इन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ोगे या कोनिक सेक्शन पढ़ोगे तो वहां पे भी ये सब चीजें जरूरत होगा। तो इसलिए आप अभी से याद कर लो कि डेल्टा इज व्हाट, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, दिस इज A इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए है, ठीक है ना। तो अब ये डेल्टा जो जीरो आया है निकल के, इस डेल्टा का अगर वैल्यू देखें तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी दिख जाएगा ये। मतलब दिस डेल्टा जो है ना, डेल्टा इक्वल टू ABC, डायगोनली ABC रख दें और फिर उसके बाद यहाँ पे F रख दें, है कि नहीं। डायगोनली अगर हम ABC अगर प्लेस कर दें तो यहाँ पे AB और यहाँ C, तो फिर यहाँ पे F, यहाँ G और ये यहाँ पे H, तो यहाँ पे H, यहाँ पे ये चीज G हो जाएगा, यहाँ पे ये F हो जाएगा, है कि नहीं। दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये डायगोनल के अबाउट देखो सिमेट्रिक है, एक्सपैंड करोगे आप तो बिल्कुल वही एक्सप्रेशन मिलेगा। दिस एक्सप्रेशन, दिस इज सेम एज ABC प्लस 2FGH माइनस ऑफ AF स्क्वायर माइनस ऑफ BG स्क्वायर माइनस ऑफ CH स्क्वायर मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी डेल्टा याद रख सकते हो। तो ये कंडीशन किस चीज के लिए है, तो एक बार हम फिर से उस चीज को लिख रहे हैं कि ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस ऑफ BY स्क्वायर प्लस ऑफ 2GX प्लस ऑफ 2FY प्लस ऑफ C इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज होने के लिए कंडीशन है। तो अब इसके लिए पहला चीज जो हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग, H स्क्वायर माइनस ऑफ AB should not be equal to zero. Second thing is that delta is equal to zero. This and this condition, these are the two conditions to get factorized into two linear factors. To get factorized into two linear factors, ठीक है, linear factors having coefficients real or imaginary, ठीक है क्या बच्चों, हैविंग कोएफिशिएंट्स रियल और इमेजिनरी। अब एक्चुअली क्या है, रियल फैक्टर्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आप सोच के आइए, क्या ये कंडीशन यही रहेगा या बदल जाएगी चीजें, यह आपका काम है। हम आगे भी स्टडी करेंगे इस सब चीजों को। तो फिलहाल इतना जो अभी कंडीशन हमने निकाला इसको आप याद रख लीजिए। इस पर क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, है ना। कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करना सीख जाएंगे क्वेश्चन करने से। तो लेट अस डू ए प्रॉब्लम, सिंपल सा एक प्रॉब्लम करते हैं और फिर हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो अभी हमने इसका एप्लीकेशन देखा है क्वाड्रेटिक का, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल आल्सो सी इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ोगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये है क्वेश्चन, ये है कि इफ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2XY एंड प्लस ऑफ 2X प्लस ऑफ MY माइनस ऑफ 3 इक्वल टू जीरो, हैव टू लीनियर फैक्टर्स, अगर ये दो लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, देन M इज व्हाट,
देन m इक्वल टू व्हाट। अब दी लीनियर फैक्टर सिर्फ लिखा है स्टेटमेंट में, ये नहीं लिखा है कि टू लीनियर फैक्टर्स रियल होने चाहिए, रियल कोफिशिएंट्स वाले नहीं, तो सिर्फ उसके लिए वही कंडीशन हम लगाएंगे। तो देखो बच्चों करते कैसे हैं, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है उसको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे कंपेयर करा के हम कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस क्या होता है 2hxy प्लस और by स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा 2gx, फिर प्लस 2fy, फिर प्लस c। दिस इज जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन। नाउ जो 6 कांस्टेंट्स थे, 6 कांस्टेंट a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, a का क्या होगा, b का क्या होगा, c का क्या होगा, फिर f, फिर यहाँ पे f, फिर g और फिर h का वैल्यू, ये 6 कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, है ये नहीं एक्सप्रेशन में, ये 0 हो जाएगा। नाउ c का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू -3 होगा, सही है। f का वैल्यू अगर देखें दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे कितना है 2f है, दिस 2f इज इक्वल टू m, है ना। तो 2f इक्वल टू m है, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा m/2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ g का वैल्यू अगर देखें 2g इक्वल टू 2, तो g का वैल्यू 1 आएगा। नाउ h का वैल्यू, xy का कोफिशिएंट 2h है, तो xy कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो h का भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए। नाउ कंडीशन ये है कि डेल्टा मस्ट बी 0। तो डेल्टा क्या है बच्चों, आपको डायरेक्टली याद रखना है, ABC प्लस 2FGH, फिर माइनस में AF स्क्वायर माइनस ऑफ BG स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ CH स्क्वायर इक्वल टू 0। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब हमें आदत पड़ जाती है चीज़ों का, बार बार हम लिखते हैं करते हैं तो हमें याद हो जाता है। नाउ ABC का वैल्यू कितना होगा, ABC का आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये तो 0 है, तो ठीक है, प्लस 2 टाइम्स F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है m/2, G का वैल्यू है 1, फिर H का वैल्यू है 1 माइनस ऑफ AF स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m²/4, फिर माइनस ऑफ BG स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, फिर माइनस ऑफ CH स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होगा, c का वैल्यू -3 है और ये माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर, तो प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा m माइनस ऑफ m²/4 प्लस ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, तो हो जाएगा 4m माइनस ऑफ m² प्लस ऑफ 12, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये m² माइनस ऑफ 4m माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट दिख रहा है, फैक्टर क्या बनेगा -6 + 2, तो इसका मतलब m का वैल्यू 6 आएगा और एक माइनस ऑफ 2 आएगा, सही है। तो ये इस तरीके से हमें दिख गया कि इसका 2m का वैल्यू पॉसिबल, m इक्वल टू 6 और m इक्वल टू -2। और भी इसमें कई सारी बातें और कई सारी चर्चाएं होती है जो हम आगे चल के करेंगे। फिलहाल के लिए हमने कंडीशन निकाला है कि ये दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो जाना चाहिए। वह अब लीनियर फैक्टर का जो कोफिशिएंट्स है इट में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल के लिए क्या होगा, ये सब बातें आगे चल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे। तो थोड़ा सा क्या है आप करिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ईमानदारी से अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी पे बेस्ड, फिर आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन ये है कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the expression ये जो एक्सप्रेशन लिखा है दैट इज x² प्लस 2xy, फिर प्लस ky², फिर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ k इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब कैन बी फैक्टराइज इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स।
can be resolved into two linear factors, दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अब जैसे यहां से अगर बात करेंगे, हाँ तो समझिए अब इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, वही क्वेश्चन है सेम। आप अटेम्प्ट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले आप अटेम्प्ट करोगे, दैट इज, फिर आप वैल्यू निकालो, फिर कंपेयर करना क्या सही है क्या गलत है। तो चलो अब सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, यही होता है क्या। अब ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन का मतलब इक्वेशन लिखा है। अब कांस्टेंट्स निकालने हैं हमें, a फिर b फिर c, a क्या होगा b क्या होगा c क्या होगा, फिर उसके बाद क्या है निकालना f फिर g और h। तो f g और h ये सब वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे 1 आएगा। b का वैल्यू क्या है, तो डायरेक्टली b इक्वल टू k है। c का वैल्यू क्या है, तो c भी यहाँ पे k है। ठीक है क्या बच्चों। नाउ f कोफिशिएंट ऑफ y, तो f क्या है यहाँ पे 2f, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। क्या यहाँ पे मिसिंग है वो कोफिशिएंट ऑफ y, मिसिंग का मतलब वो 0 आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं g का वैल्यू क्या होगा, तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट कितना है 2g है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो g का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर h का अगर वैल्यू बोले तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 2h है, तो 2h इक्वल टू 2 है तो h इक्वल टू 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अब फिर से अब डेल्टा का वैल्यू अगर 0 करना है तो डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब ABC प्लस ऑफ क्या होगा 2fgh माइनस ऑफ AF स्क्वायर माइनस ऑफ BG स्क्वायर माइनस ऑफ CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तो A इंटू बी इंटू सी का प्रोडक्ट क्या होगा k स्क्वायर होगा, है कि नहीं, प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना होगा 0। तो ये पूरा क्वांटिटी ही 0 हो जाएगा, तो 0 कर देते हैं। फिर माइनस ऑफ एफ स्क्वायर अगर करेंगे तो ये भी तो 0 ही होगा, माइनस बी जी स्क्वायर, तो b का वैल्यू k है और g स्क्वायर दैट इज 1 है, माइनस सी एच स्क्वायर, तो c का वैल्यू k है और h का वैल्यू 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिख गया हमें k स्क्वायर माइनस ऑफ 2k इक्वल टू 0, तो k का दो वैल्यू आएगा, एक k इक्वल टू 0 और एक k इक्वल टू 2 आएगा। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे, सही है। तो इस तरीके से क्या है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को अभी फिलहाल अगर कहीं पे दिख जाए तो आप कर सकते हो। इस तरीके से आप अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि नहीं। ईमानदारी से बस करते रहिए, ईमानदारी से अगर करते रहेंगे तो आई थिंक उतना बहुत बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक px दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा क्वाड्रेटिक आपको दिया हुआ है q ऑफ y इक्वल टू इट इज गिवन एज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, ये दिया हुआ है। चाहे q ऑफ y कर देते हैं इस तरीके का एक्सप्रेशन, y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y, ठीक है, y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y, दीज आर द टू एक्सप्रेशंस, ठीक है। एंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनिक पेयर, फाइंड द यूनिक पेयर, x comma y such that ये है कि p ऑफ x इंटू p ऑफ y
इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ 3/4। ये है क्वेश्चन, ये है सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट इट एंड डू इट। क्वेश्चन ये है कि p ऑफ x x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 q ऑफ y y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y फाइंड द यूनिक पेयर x कॉमा y सच दैट p ऑफ x इंटू p ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ 3/4 है कि नहीं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे आप एक बार अटेम्प्ट करिए एंड सॉल्व करिए, कोशिश करिए इसको करने का, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो हाँ, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन अगर देखें, सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर देखें ये जो फंक्शन मल्टीप्लाई अगर कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1, और फिर दूसरा क्या है वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y, दिस मस्ट बी इक्वल टू, प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 3/-3/4। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये एक वेरिएबल का फंक्शन है, ये एक वेरिएबल, दोनों को मल्टीप्लाई 2 वेरिएबल का फंक्शन आएगा, तो सर एक इक्वेशन 2 अननोन निकलेगा क्या? निकलेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए और पूछ रहा है एग्जामिनर, तो कुछ उसका पर्पस होता है कि इक्वेशन एक ही वेरिएबल ज़्यादा हो, तो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है यहाँ पे, एक्स और वाई डिपेंडेंट नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं बाउंड्री वैल्यू को यूज कर रहा होगा, बाउंड्री वैल्यूज। बाउंड्री वैल्यू कहने का मतलब या तो मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट पे कुछ वो खेल कर रहा होगा, है ना, या तो दोनों फंक्शन मैक्सिमम अचीव कर रहा होगा, एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम, तभी ये जाके कंडीशन होल्ड कर रहा होगा। तो चलो इसको देखते हैं। तो ये इसको अगर देखें तो ये x प्लस क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वाला बात, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें अगर देखें तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 होगा, सही है। अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इस क्वेश्चन में इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर ध्यान से देखें तो कुछ हमें फील आने लग जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू माइनस 3/4 है, तो मिनिमम वैल्यू इसका बच्चों 3/4 है। जब x का वैल्यू कब आएगा, क्या आएगा, -1/2 आएगा, और इस ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है इसका मिनिमम वैल्यू -1 आएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है भाई, इसमें कभी भी कुछ होगा तो ऐड ही होगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात, चाहे मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो मिनिमम वैल्यू वो तब होगा जब ये 0 हो जाए। 0 हो जाए मतलब क्या होगा, x का वैल्यू -1/2 और यहाँ से y का वैल्यू 1 हो जाए, है कि नहीं। तो दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन क्या हो जाए, पॉसिबल ओनली व्हेन, पॉसिबल ओनली व्हेन पहले वाले एक्सप्रेशन से क्या होगा, पहले वाले एक्सप्रेशन से x इक्वल टू -1/2 और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से y इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यही यूनिक पेयर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, दिस आंसर इज इक्वल टू -1/2, 1। तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन जरूर था, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से बस यूज करवाया था। नाउ जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अगर डिस्कशन करें सबसे पहले तो क्या क्या बातें होंगी वो देखते हैं। दिस इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। अब तक जो हम एनालिसिस कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड एनालिसिस कर रहे थे। कुछ बातें हैं जो जनरल पॉलिनोमियल के लिए अगर बातें कर ले, जैसे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, तो ये सब बातें जैसे अगर हम क्यूबिक के लिए अगर करना चाहें, है कि नहीं, तो सबसे पहला चीज हम यही इन जनरल बात करेंगे क्यूबिक फंक्शन के लिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, जैसे एक क्यूबिक पोलिनोमियल है ax³ प्लस ऑफ bx² प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d, दिस इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा और मान लेते हैं एक रूट गामा है। ये 3 रूट्स हैं, है ना। अब इस 3 रूट्स में और इसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होंगे, लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द
क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्या होगा कि अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो इसके फैक्टर भी वही होंगे, x माइनस ऑफ अल्फा, x माइनस ऑफ बीटा, और ये x माइनस ऑफ गामा, दिस इज इक्वल टू 0। ए टाइम्स भी लगा सकते हैं। अब इसको ए को उधर भेज दें क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आएगा अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर क्या आएगा गामा अल्फा, फिर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। यहाँ पे x होगा। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट है, आप करके देखोगे यही आएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन है, इसके भी रूट क्या है अल्फा बीटा गामा ही है और इसके भी रूट अल्फा बीटा गामा है, तो बोथ इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो कंपेयर करवाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो बच्चों यहाँ से कोफिशिएंट्स का रेशियो कंपेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे कितना है a, और यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ऊपर क्या है वहाँ पे ये b है, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, फिर क्या है बीटा गामा, फिर ये गामा अल्फा अपॉन नीचे फिर क्या है यहाँ पे अगर देखें तो ये c है, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा अपॉन इधर कांस्टेंट टर्म क्या है d है। अब इस तरीके से ये जो चीजें आई निकल के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस ऑफ बी बाई ए आ गया, सही है। फिर यहाँ से अगर इसको यूज करेंगे, इस दोनों को यूज करेंगे, तो ये हमें दिखेगा अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए आ जाएगा। फिर इसका और इसका यूज करेंगे तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए आएगा। तो ये तीन जो रिलेशन आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज देखो ध्यान से नीचे ही है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए S1 बोल देंगे। व्हाट इज S1, क्योंकि अब जनरलाइज करने वाले हैं। दिस इज S2, दिस इज S3। तो सर ये S1 S2 S3 है क्या? S1 मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, एक एक को लो सबको ऐड कर दो S1। S2 मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। हाँ तो बच्चों S2 का क्या मतलब है, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। तो दो को अगर लोगे तो तीन में से दो का कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 3C2 मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पढ़ेंगे तो ये दो दिखेगा। S3 को अगर देखें तो अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए है, सही है। इस तरीके से आ जाएगा। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, कोई आपत्ति विपत्ति परेशानी है क्या? सिंपल सी बात है, सिंपल बातें कर सकते हैं हम, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक चीज़ और नोटिस करिए, इधर माइनस बी बाई ए है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर माइनस के बाद फिर यहाँ देखना इधर प्लस होगा प्लस सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए। तो ये अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस चलता है। तो अगर हमें 4 डिग्री का इक्वेशन अगर दिया, लेट्स सपोज दैट वी आर गिवन इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री, जैसे ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ ई इक्वल टू 0 है, और इसके रूट्स कितने हैं 4 डिग्री के हैं। तो सर 4 रूट होंगे, मान लेते हैं एक अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लेते हैं, ये 4 रूट है। एंड वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अगर वही रिलेशन लिखना हो तो सबसे पहले S1 का क्या मतलब है, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, अल्टरनेट चलेगा ये। मतलब जब लिखने जाओगे तो कोफिशिएंट इससे माइनस से मल्टीप्लाई, और लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा नीचे रहेगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ बी बाई ए का वैल्यू। नाउ S2 अगर बात करेंगे तो अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, है कि नहीं। तो अल्फा बीटा ये 4 का दो को कॉम्बिनेशन 4C2 6 बनेंगे। इसमें क्या क्या बनेंगे, अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा अल्फा, ऐसे लो पेयर में लो, अल्फा गामा अल्फा फिर अल्फा डेल्टा, दिस इज अल्फा डेल्टा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा बीटा गामा, फिर उसके बाद बीटा डेल्टा, है कि नहीं, फिर बीटा डेल्टा
और फिर उसके बाद क्या होगा, दिस इज गामा डेल्टा। 6 आ गए क्या टोटल, 1 2 3 4 5 6, सही है, खत्म। तो ये हो जाएगा C/A, है कि नहीं। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को कई बार कुछ लोग अलग तरीके से लिख देते हैं। ये एक्सप्रेशन को लिखने का अलग अलग तरीका सब होता है, खैर इस पे बात की जाएगी आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत समेशन वगैरह। तो वहाँ पे क्या है कि इस तरीके से एक्सप्रेशन को अगर हमें लिखना हो जिसमें सारे कॉम्बिनेशन वगैरह आ जाए तो हम करेंगे आगे चल के चर्चाएं। तो जैसे S3 इक्वल टू टेकन 3 एट ए टाइम, तो टेकन 3 एट ए टाइम तो अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर उसके बाद क्या आएगा गामा डेल्टा अल्फा, फिर उसके बाद डेल्टा अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ D/A आएगा, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट S4 का अगर बात करेंगे तो S4 का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो S4 का अगर बात करेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो ये क्या हो जाएगा E/A आएगा, है कि नहीं, E/A के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कोफिशिएंट्स और उसके रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन हमने अभी एस्टेब्लिश किया है। अब इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे अभी कई सारे, पहले छोटे छोटे पॉइंट्स हम खत्म कर लेते हैं। जैसे कुछ फैक्टर थ्योरम के बारे में चर्चाएं कर रखे हम, तो दोबारा नहीं करने वाले हैं। रूट्स के बारे में कुछ बातें हमने की है, वो भी नहीं करने वाले हैं। हाँ, एक चीज और हम बात करेंगे, सम इम्पोर्टेंट नोट्स। जैसे अगर बात करें सम इम्पोर्टेंट नोट्स, तो कुछ नोट्स के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। पहला नोट ये है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल है, इफ देयर इज एनी पोलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, ए पोलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, इफ द ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल, सारे कोफिशिएंट्स अगर रियल है तो हम ये जरूर बोलेंगे कि इमेजिनरी रूट अगर है उसके तो दैट अकर्स ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर, है कि नहीं। तो फॉर एनी polynomial if its coefficients are real, this is very important line, if coefficients are real then imaginary roots will occur in conjugate pair। कॉन्जुगेट पेयर में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात ये सब क्वाड्रेटिक में भी की गई थी, है कि नहीं। दूसरा नोट ये है कि अगर सारे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं अगर वो रैशनल नंबर है, इफ वन ऑफ द रूट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्ड, है कि नहीं। इफ वन ऑफ द रूट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्ड बताए थे, जैसे स्क्वायर रूट वगैरह सब होता है ना, अंडर रूट में टर्म्स आ जाए। तो इफ कोफिशिएंट्स आर रैशनल नंबर and then irrational roots also occur in conjugate pair। ठीक है। जैसे पहले वाले में अगर बात करें, पहले वाले एक्सप्रेशन में कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो अदर क्या होगा, अदर रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, सही है ना। दूसरे वाले में अगर बात करते हैं तो ये कहने का मतलब अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट p माइनस ऑफ रूट क्यू होगा, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स को रैशनल पहले से होना चाहिए,
ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, है कि नहीं। अच्छा, तीसरी बात अगर करें तो जैसे अगर बात करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर ऑड डिग्री का होगा, इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, तो उसके एक रूट हमेशा रियल होंगे ही, है कि नहीं, कम से कम एक रूट रियल होंगे। ए पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री is always having at least one real root, कम से कम एक रियल रूट होंगे ही, एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड इज इंपॉर्टेंट हियर। ऑड डिग्री के बारे में ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई ऑड डिग्री का क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर तीनों रूट कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्या? नहीं सर, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। अगर दो लोग पेयर बना भी लिए तो एक तीसरा कैसे पेयर बनाएगा? नहीं बना पाएगा। तो इसलिए क्या है, एक रूट का रियल होना एकदम मजबूरी है उसका, है कि नहीं। चाहे इसको हम ग्राफिकली भी इस बात को समझ सकते हैं। अगर ग्राफिकली इस बात को समझने बैठे तो हाउ टू डू दिस ग्राफिकली देखते हैं। एक एग्जांपल लेके इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करते हैं, क्यूबिक ले लेते हैं, fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d ले लेते हैं, एंड वेयर a पॉजिटिव भी रख लेते हैं एंड नॉट इक्वल टू 0 रखना ही क्यूबिक है। तो अगर a को बाहर निकाल ले तो ऐसा दिखेगा, जैसे एक्स क्यूब का अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म को अगर बाहर खींच ले, जैसे एक्स क्यूब को बाहर खींच लेते हैं, तो a प्लस क्या दिखेगा, बी वाई एक्स प्लस सी वाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या, डी वाई एक्स क्यूब आएगा। अब इसमें अगर लिमिट निकाले, देखिएगा ध्यान से, लिमिट x अप्रोचेस टू एक माइनस इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स, क्या होगा? तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब करेंगे तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी। अब लिमिट अगर दूसरा x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? क्यों ऐसा बोल रहे माइनस इन्फिनिटी जाएगा? क्योंकि इन्फिनिटी का क्यूब बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। देखिए नीचे में इन्फिनिटी है ना, तो अगर नीचे में किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी के नीचे में बहुत बड़ा नंबर रख देंगे तो किधर अप्रोच करेगा? इन्फिनिट 0 को अप्रोच करेगा। और सिमिलरली प्लस इन्फिनिटी में रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी इनटू पॉजिटिव नंबर विल बी इन्फिनिटी। सर इसका क्या पर्पस है, ये अब कैसे एक्सप्लेन कर देगा? देखो कैसे एक्सप्लेन कर देगा। अगर ग्राफ है तो हम ये कह रहे हैं, तो देखो माइनस इन्फिनिटी अगर ले जा रहे हैं तो y भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर x को प्लस इन्फिनिटी ले जा रहे हैं तो y भी अपना प्लस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, सही है। और सिंस द पॉलिनोमियल फंक्शन जितने होते हैं सब ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, तो ग्राफ हमेशा क्या होगा, इसका कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, तो जाएगा तो कम से कम बीच में आसमान लोक से पाताल लोक है, तो आसमान लोक है तो बीच में धरती तो आएगा ना, मतलब एक्स एक्सिस आएगा, तो इसको काटेगा ही, एक बार तो काटेगा ही। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है? अब इसका मन करे तो भाई डांस अगर ज्यादा करने का मन करे तो इस तरीके से भी डांस वांस करते हुए जा सकता है, तो ज्यादा डांस करेगा तो उतना ज्यादा रूट हो जाएगा। देखो इस केस में 3 रियल रूट हो गए, लेकिन ट्रेवल तो उसको करना ही करना है। इज दैट क्लियर? एक्स एक्सिस को क्रॉस ऑलवेज करेगा ही करेगा। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ये पावर ऑड था। अगर यही पावर इवन रहता तो ये दोनों ही या तो प्लस इन्फिनिटी को या तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता, डिपेंडिंग अपॉन द लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। इसीलिए क्वाड्रेटिक के कर्व में क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट क्यों डिसाइडिंग फैक्टर होता है? क्योंकि ये इससे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी बातें है कि जो हमें कर्व से समझ में आ जाती है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक यही है। एक बात और यहाँ से हमें समझ में आ रही है कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑड डिग्री का है ना, पॉलिनोमियल, इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री, तो इसका जो रेंज होगा ऑलवेज रियल नंबर होगा इफ डोमेन इज आर, है ना। तो यहाँ से हमें यह भी समझ में आ रहा है कि फॉर ऑड डिग्री
for odd degree polynomial if its domain is R, then its range is also R. ये ध्यान रखना है भाई, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक के लिए, लीनियर के लिए, 5 डिग्री 7 डिग्री ऑड के लिए बात है ना। लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसका रेंज कभी ऑल रियल नंबर नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को भी, ये सब बात करेंगे फंक्शन के अंदर, रिकॉल करवाएंगे हम, बस याद रखिएगा कि द रेंज ऑफ an even degree polynomial cannot be R, ऑल रियल नंबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अभी इस दौरान डिस्कशन के दौरान निकल के आ रही है, बस आप इसको याद रखें, है कि नहीं। तो दैट विल सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू। एक छोटा सा प्रॉब्लम हम करते हैं, दिस इज ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इसको अटेम्प्ट करिएगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इफ टू रूट्स आर इक्वल, then find roots of this polynomial 4x cube plus 20x square minus 23x plus of 6 equal to 0। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो ये तो टू रूट्स आर इक्वल, दो रूट्स इक्वल है, तो हमें क्या करना है, कंडीशन दे दिया है, एक रूट्स के बीच में रिलेशन दे दिया है, और इस रिलेशन का यूज करके हमें रूट्स फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो कभी भी अगर बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें दिखता है तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो समझिए कि दो रूट इक्वल है, तो पहले मान लेते हैं एक रूट अल्फा है, एक दूसरा रूट अल्फा है, फिर एक रूट बीटा है कि नहीं। नाउ जो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट अभी हमने पढ़ा है, तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो मतलब 2 अल्फा प्लस ऑफ बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, माइनस 20/4। सही है, दूसरा रिलेशन क्या होगा, टेकन 2 एट ए टाइम, तो अल्फा इंटू अल्फा मतलब अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा और फिर बीटा अल्फा मतलब 2 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस, तो दिस इज माइनस 23/4। एंड थर्ड रिलेशन इज व्हाट, थर्ड रिलेशन ये दिया है कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस 6/4 इज माइनस ऑफ 3/2। ये तीन रिलेशन आए, ठीक है क्या। अब यहां से अगर बच्चों देखें तो बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 2 अल्फा। देखो इसको हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, बीटा का वैल्यू हम यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे कोई फायदा नहीं, फिर से क्यूबिक में हम पहुंच जाएंगे तो फायदा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ रखेंगे क्वाड्रेटिक में रहेंगे, क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व हम कर ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा का वैल्यू -5 माइनस ऑफ 2 अल्फा माइनस ऑफ 23/4। तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 10 अल्फा एंड माइनस ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 23/4। सही बात है कि नहीं। अब ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ 3 अल्फा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 10 अल्फा इक्वल टू माइनस 23/4। सही। अब इसमें अगर देखें तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 40 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 23। सही, कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम कोई कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, नहीं, दिस इज सिंपली आई एम डूइंग द कैलकुलेशन दैट यू कैन ऑल्सो अचीव
and you can also do the calculation. Now here see this, तो ये हो जाएगा कितना 12 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 40 अल्फा और माइनस ऑफ 23, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बीच वाला टर्म दिख रहा है, कैसे ब्रेक होना चाहिए? अगर 12 है 12 इंटू माइनस 23 इंटू 2 ऐसा करके कुछ दिख रहा है, तो माइनस 23, अच्छा 12 को 2 इंटू 6 लिख लेते हैं, तो इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसका पेयर ले लेंगे तो बन जाएगा काम। तो ये हो सकता है, ये कितना आएगा निकल के, तो ये इसका फैक्टर अगर 12 अल्फा स्क्वायर, 12 बाहर रख ले लीडिंग कोफिशिएंट, तो ये अल्फा और फिर प्लस ऑफ 46 डिवाइडेड बाई 12 एंड माइनस ऑफ अल्फा माइनस 6 बाई 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू माइनस 23 बाई 6 और अल्फा का वैल्यू 1 बाई 2, ये दो वैल्यू आएगा निकल के। अब ये अल्फा का वैल्यू माइनस 23 बाई 6 और अल्फा का वैल्यू 1 बाई 2 जो आ रहा है निकल के, तो ये जो दोनों वैल्यू है, क्या दोनों ही आंसर होंगे? नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ पहला और दूसरा इक्वेशन यूज हुआ है। देखो तीसरा इक्वेशन का क्या काम है? फिर तीसरा इक्वेशन कभी भी ऐसा हो कि जितना तुम्हें चाहिए उससे अधिक अगर मिलने लग जाए, तो इसका मतलब समझना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब ये कि हमें दो ही अननोन फाइंड आउट करने थे और इक्वेशन 3 थे, तो इसका मतलब ये है कि पहले दो को सॉल्व करने से जो वैल्यू मिल रहा है, क्या तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई चलो चेक करना चालू करते हैं। केस 1, मतलब जब अल्फा का वैल्यू 1 बाई 2, अल्फा का वैल्यू अगर 1 बाई 2 है तो बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा इक्वल टू क्या रिलेशन था, देखिए आप यहाँ पे -5 माइनस 2 अल्फा, तो दिस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 5 माइनस 2 अल्फा यहाँ रखते हैं, तो माइनस ऑफ 5 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू दिस इज 1 बाई 2 है, तो ये कितना आएगा माइनस ऑफ 6 आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू -5 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू -6 आ गया। क्या ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जो थर्ड एक्सप्रेशन हमारा ये था, है क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो लेट अस चेक इट। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो 1 बाई 4, बीटा का वैल्यू कितना -6, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाई 2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा RHS। तो ये RHS का वैल्यू मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर होगा। इन द सिमिलर मैनर वी कैन चेक इट फॉर, किसके लिए चेक करेंगे? केस 2 के लिए। दूसरा केस देखिए, उसके लिए भी चेक करते हैं। दूसरे केस में क्या है, केस 2 दैट इज अल्फा का वैल्यू माइनस ऑफ 23 बाई 6 है, तो जो बीटा का वैल्यू है, बीटा इक्वल टू कितना होगा, बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 23 बाई 6, तो हो जाएगा -5 प्लस कितना हो जाएगा 23 बाई 3, तो ये हो जाएगा -15 प्लस 23 बाई 3, दिस विल बी 18 बाई 3। इस तरीके से निकाल सकते हैं ना, कैलकुलेशन है ये। कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, अच्छा ये दिस इज -15 प्लस 23, दिस 8 बाई 3, सही है। तो अब ये जो आया निकल के, अब ये 8 बाई 3 क्या ये सब सेटिस्फाई करेगा? इसको अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा -23 बाई 6 का स्क्वायर, बीटा का वैल्यू 8 बाई 3, कहाँ से इक्वल आएगा? ये कभी इक्वल नहीं आएगा -3 बाई 2 के इक्वल, माइनस ऑफ 3 बाई 2 के कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा ये इसके इक्वल। देखो ऐसे ही दिख रहा है, 23 एक प्राइम नंबर होता है, कभी कटेगा नहीं किसी से, है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है इसके इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आंसर आया था, दिस आंसर विल गेट रिजेक्ट, ये आंसर इसमें से रिजेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। तो बच्चों इसके ऊपर हम और भी कई सारी बातें करेंगे और भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना? तो वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गुड बाय, टेक केयर।